हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स के बारे में समझना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन हमने लिखी है कि एक सूडो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि ये कहाँ पे मिलते हैं। बेसिकली हमने पढ़े थे कि जब बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक फिल्ट्रेट मिलता है, एक रिटनटेट मिलता है। लिपिड कहां पर मिलता है? रिटनटेट के अंदर मिलता है, इसलिए इसको मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में रखा था। ये सूडो टाइप के होते हैं क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से भी कम होता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि मैक्रो का एक्सेप्शन है। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में 10,000 डाल्टन से ज्यादा वेट वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं, जबकि इसका वेट 800 से भी कम है, इसलिए इसको सूडो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। अगली लाइन लिखिए, इनसॉल्युबल इन वाटर। हम जानते हैं कि जितना भी लिपिड होता है, यानी कि घी है, तेल है, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनसॉल्युबल, घुलता नहीं है किसके अंदर? वाटर के अंदर। अगली लाइन लिखिए, फिर ये किसमें घुलता है लिपिड? ये सॉल्युबल होता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है। ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर ये घुल जाता है पूरी तरह। आगे लिखा गया है, अगर 1 ग्राम लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हम लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्यों खाते हैं? क्योंकि उनसे एनर्जी मिलती है। अगर 1 ग्राम लिपिड आपने खाया है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम से। ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा आप। 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम लिपिड से। आपसे पूछा जा सकता है इतने ग्राम लिपिड खाने पर कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। आगे हमने लिखा है कि लिपिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहली कैटेगरी आती है सिंपल लिपिड, दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। अगर लिपिड पूरी तरह प्योर है तो उसे बोलेंगे सिंपल लिपिड। अगर लिपिड के साथ कुछ और भी जुड़ गया है तो उसे बोलेंगे कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। जैसे कि अगर फोस्फेट जुड़ गया है तो बोलेंगे फोस्फोलिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन जुड़ गया है तो बोलेंगे लिपोप्रोटीन, अगर कलर जुड़ गया है, क्रोमेटीन जुड़ गया है, पिगमेंट जुड़ गया है तो उसे बोलेंगे क्रोमोलिपिड। स्फिंगोलिपिड एक टाइप का लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, जो कि नर्व सेल के अंदर मिलता है। जब नर्व सेल पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा आपके सामने, स्फिंगोलिपिड भी आएगा और ओलिगोलिपिड भी आएगा, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगली कैटेगरी है तीसरी हमारी डेराइव्ड लिपिड की। कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जो लिपिड के जैसे होते हैं, लिपिड नहीं होते हैं, लिपिड के जैसे, उन्हें इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे स्टेरॉइड हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्टेरॉइड ये दोनों ही डेराइव्ड लिपिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो सिंपल लिपिड होता है, प्योर लिपिड, उसकी भी 2 कैटेगरी हमने लिखी है, एक तो नेचुरल और एक क्या होते हैं? वैक्सेस होते हैं। नेचुरल को ही बोला जाता है ट्रू फैट। हम जो नॉर्मली इंग्लिश में पढ़ते हैं फैट फैट फैट, वो एक्चुअली में सिंपल लिपिड का नेचुरल पोर्शन होता है, इसको ट्रू फैट बोला जाता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं जो ट्रू फैट के अंदर आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी लिख सकते थे आप, ग्लिसरीन लिखो या ग्लिसरॉल लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम सेम है, दोनों ही ट्रू फैट है। अगर आप मुझसे कहते हो कि यार इस ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बना के बताओ, ये दिखता कैसा है आखिर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। 3 कार्बन बेसिकली कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इन कार्बनों से जुड़े होते हैं OH मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल जिनको बोलते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है? ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल है। अंडरस्टूड और नॉट? इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 3 OH है, तो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी। इसके अंदर हाइड्रोक्सी कितने हैं? बेसिकली 3 है, 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी। इसके अंदर 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। इसका एक और नाम मिल गया हमें, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये किसका नाम है? ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम है। इसका एक और नाम ग्लिसरीन भी मैंने आपको बताया, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, मैंने आपको बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूं ग्लिसरॉल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। देखो फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है।
इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन आते हैं। यहां पे n लिख देता हूं क्योंकि हाइड्रोकार्बन का नंबर बढ़ सकता है। ये जो n की वैल्यू है ये कितनी हो सकती है, इसके अंदर 1 से लेकर 19 कार्बन, 1 to 19 कार्बन हो सकते हैं। और ये सारे कार्बन किससे जुड़े होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े होते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं इनको शॉर्ट में Fa लिखा जाता है। ये क्या होते हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो एक ऑर्गेनिक एसिड से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इस पूरे का ही नाम क्या है, फैटी एसिड नाम है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोकार्बन की चेन में कितने कार्बन है, 1 से लेकर 19 हो सकते हैं। तो इस पूरे फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है किससे, हाइड्रोकार्बन चेन से। तो फैटी एसिड के अंदर 2 से लेकर 20 क्या हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे एक हुआ तो एक ये कार्बन और एक ये, कितने हो जाएंगे, 2। अगर यहाँ पे 19 कार्बन हुए तो 19 ये और एक ये वाला, कितने हो जाएंगे, 20। यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन में 1 से लेकर 19 कार्बन है तो पूरे फैटी एसिड में कितने कार्बन होंगे, 2 से लेकर 20 कार्बन होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको ग्लिसरॉल समझा पाया हूं, उसके बाद मैं आपको फैटी एसिड भी समझा पाया हूं। ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे और यहाँ पे बना ली है, आप नोट्स में इनको अच्छे से बनाना। अब मैं आपको समझाता हूं कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है और कैसा होता है। तो मुझे ये स्ट्रक्चर रफ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम बना पाएंगे। देखो अब समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होता कैसा है। एक्चुअली ट्राई का मतलब तो 3 है, ग्लिसराइड का मतलब है ग्लिसरॉल। यहां पे 3 फैटी एसिड होंगे, क्या होंगे, 3 फैटी एसिड जो किसके साथ जुड़ेंगे, जो जुड़ेंगे ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ जुड़ेंगे, ग्लिसरॉल के साथ। देखो जोड़ के दिखाता हूं आपको कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। एक ग्लिसरॉल यहां पे बना रहा हूं मैं, CH यहां पे लिखेंगे CH और यहां पे भी क्या लिखेंगे CH। यहां पे CH2 आएंगे, इन सब से क्या जोड़ देंगे, एक एक OH जोड़ देंगे बेसिकली। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बन गया। इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड हमें जोड़ने हैं। तो 3 फैटी एसिड बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। या ये रहा एक फैटी एसिड का COH, ये दूसरे का COOH, ये तीसरे का COOH। ये किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोकार्बन की चेन से। ये भी हाइड्रोकार्बन की चेन से और ये भी हाइड्रोकार्बन की चेन से। इस हाइड्रोकार्बन की चेन में 1 से लेकर 19 तक कार्बन हो सकते हैं, तभी तो ये फैटी एसिड अलग अलग टाइप के होंगे बेसिकली। बहुत ध्यान से देखना, अब इनको जोड़ने वाला हूं। ये तो मैंने 3 फैटी एसिड रखे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 फैटी एसिड है और ये पूरा क्या है, ग्लिसरॉल है। इनके बीच में अब बॉन्ड बनने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन 2 बाहर निकालने हैं, एक ये वाला निकाल देते हैं, एक ये वाला निकाल देते हैं। एक ऑक्सीजन बाहर निकालना है तो ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। इसके बीच में क्या बचेगा, COO बचेगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हो, क्या बचेगा, COO बचेगा। इस COO को लिखूंगा अब मैं, बाकी स्ट्रक्चर को मिटाऊंगा क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद दिखेगा क्या, केवल COOH दिखेगा, क्योंकि पानी जो बाहर निकला था वो तो जा चुका होगा, वो तो बॉन्ड के अंदर दिखेगा नहीं। तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, COO होगा बेसिकली। तो यहां पे हमने लिखा C डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ा होगा, O इधर जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा बेसिकली। यहां भी C होगा डबल बॉन्ड O, इधर O और ऐसे जुड़ा होगा। यहां भी C डबल बॉन्ड O और O ऐसे जुड़ा होगा इससे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपने ऑर्गेनिक में इतना सीखा होगा, कभी भी RC डबल बॉन्ड O और R आता है तो इसको नाम क्या देते हैं, ईस्टर देते हैं। क्या नाम देते हैं, ईस्टर। क्या यहां पर भी ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, C इधर भी हो, इधर भी हो, इधर R यानी कि कार्बन, इधर भी R यानी कि कार्बन। इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ईस्टर का स्ट्रक्चर है। अगर ये ईस्टर का स्ट्रक्चर है तो इस बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईस्टर बॉन्ड। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया। ये पूरा क्या कहलाएगा, अब जब एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ गए हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। अगर मोनोग्लिसराइड बोला जाए तो यहां से एक ही फैटी एसिड को जोड़ना इसी ईस्टर बॉन्ड से। अगर डाइग्लिसराइड बोला जाए तो 2 जोड़ देना। अगर ट्राइग्लिसराइड बोला जाए तो 3 फैटी एसिड जोड़ देना। और सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाओगे, ईस्टर बॉन्ड बनाओगे। और ईस्टर ऐसा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सीखा था बेसिकली।
तो मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों स्ट्रक्चर को, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड को मैं आपको समझा पाया हूं। अब बात करते हैं वैक्सेस के बारे में। देखो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, फैटी एसिड के साथ क्या जुड़ता है, ग्लिसरॉल जुड़ता है, तब क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। इसी ट्राइग्लिसराइड को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फैट बोलते हैं। अगर इस फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल ना जुड़े और कोई दूसरा एल्कोहलिक कंपाउंड जुड़ जाए, या फिर आप ऐसे समझ लो कि दूसरा कोई एल्कोहल जुड़ जाए, इस एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या हो, काफी हाई हो, यानी कि ग्लिसरॉल से भारी मॉलिक्यूलर वेट वाला एल्कोहल अगर जुड़ जाता है फैटी एसिड से, तो जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोलते हैं, वैक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सेस बोलते हैं। अगर फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जुड़ रहा है तो मोनोग्लिसरील्डिहाइड, डाइग्लिसरील्डिहाइड या ट्राइग्लिसराइड बनेगा बेसिकली। अगर इस ग्लिसरॉल की जगह एल्कोहल का कोई भी कंपाउंड जुड़ता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज्यादा है, तब क्या बनते हैं, वैक्सेस बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस आपको समझा पाया हूं। इनकी बात करते हैं कि फोस्फोलिपिड क्या होता है। ऐसा लिपिड, ऐसा सिंपल लिपिड जिसके पास क्या हो, फोस्फेट ग्रुप हो, PO4- हो, उसी को बोलेंगे। ग्लाइकोलिपिड जिसके साथ में क्या जुड़ा हो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जुड़ा हो, तो बोल देंगे। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन जुड़ गया है तो ये नाम दे देंगे। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड पिगमेंट के अंदर अगर लिपिड जुड़ गया है तो ये बोल देंगे। स्फिंगोलिपिड को तो मैं नर्व सेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं इतना आपको समझा पाया हूं। इनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी। जो स्टेरॉइड होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का काम करते हैं। इन स्टेरॉइड के अंदर कोई भी फैटी एसिड होता ही नहीं है, यहां पे नो फैटी एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि फैटी एसिड एक ट्रू फैट है, इस स्टेरॉइड के अंदर फैटी एसिड ही नहीं होते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलूं तो ये लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं, यानी कि जहां पे निकलते हैं वहीं पे अपना फंक्शन करते हैं। लोकल का मतलब ही होता है उसी स्थान पर, उसी स्थान का जहां पे निकलते हैं वहीं पे अपना फंक्शन करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इनसे कोई हार्मोन भी बनता है जो भी वही काम करता है, इसलिए इसको लोकल हार्मोन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं इतनी लाइनें आपको समझा पाया हूं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेरॉइड के बारे में कुछ लाइंस। स्टेरॉइड के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया उस फ्लो चार्ट में भी, यहाँ पे कोई फैटी एसिड नहीं होता है। अगर फैटी एसिड ही नहीं होता तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में कोई ईस्टर बॉन्ड भी नहीं बनता। फैटी एसिड भी नहीं है, ईस्टर बॉन्ड भी नहीं है, ये लिपिड नहीं होते हैं, लिपिड के जैसे होते हैं, लिपिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके अंदर 17 कार्बन होते हैं, 17 कार्बन, और वो 17 कार्बन 4 रिंग्स के अंदर अरेंज होते हैं। इन 4 रिंग के अंदर 3 तो होती है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब है 6 कार्बन की रिंग कितनी होती है, 3 होती है बेसिकली, और एक होती है पेंटागोनल रिंग, यानी कि देखो ध्यान से, कुछ ऐसी 3 रिंग्स बनती है, कुछ ऐसी। ये मैंने एक पेंटागन बना दिया, यहां पे बना सकते हैं दूसरा हेक्सागन, और यहां पे भी बना सकते हैं एक हेक्सागन। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आप कार्बन का नंबर काउंट करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे 17 कार्बन ही हुए हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, स्टेरॉइड का। अलग अलग स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो कॉमन बातें हैं, 17 कार्बन, 4 रिंग्स, 3 हेक्सागोनल, 1 पेंटागन, ये सभी स्टेरॉइड के अंदर कॉमन होती है बेसिकली, इसीलिए इस टॉपिक के अंदर लिखिए। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं स्टेरॉइड के, जैसे स्टेरोल है, जैसे विटामिन डी है, जैसे बाइल एसिड है, जैसे सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन वगैरह, जैसे कि एड्रीनोकोर्टिकोइड है, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके अंदर बनते हैं एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन्स, जो कि एक टाइप के स्टेरॉइड के ही बने होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे स्टेरॉइड के, और कुछ प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो नो फैटी एसिड वाली है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगली कुछ लाइनें लिखी है हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। ये किससे बनते हैं, फॉर्म होते हैं एरेकिडोनिक एसिड से फॉर्म होते हैं। इस एसिड के अंदर 20 कार्बन होते हैं बेसिकली, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं। ऐसे हार्मोन जो उस स्थान पे निकलते हैं और उसी स्थान पे अपना काम भी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन बोलते हैं।
जनरली जो हार्मोन होता है वो किसी और स्थान पे निकलता है और वो ब्लड के थ्रू किसी दूसरे स्थान पे जाके काम करता है। अगर उसी स्थान पे काम कर रहा है तब उसको लोकल हार्मोन की उपाधि देंगे हम। एराकिडोनिक एसिड से बनता है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये जो है स्पर्म की मोटिलिटी भी बढ़ा देता है। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे लोकल हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। ये करता है क्या है? स्पर्म को तेज चलने में हेल्प करता है बेसिकली। आगे हमने टर्पीन्स के बारे में कुछ लाइन लिखी है। टर्पीन्स भी एक डेराइव्ड लिपिड ही होता है, तो आप उस फ्लो चार्ट में भी नोट कर लेना टर्पीन्स का नाम। इसकी जो यूनिट होती है उसका नाम होता है आइसोप्रीन्स। जैसे रेलगाड़ी बहुत सारे डिब्बों से बना है, उसी प्रकार टर्पीन्स भी बहुत सारी यूनिट से बना है। एक यूनिट का नाम है आइसोप्रीन और इस आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8। तो आप इतना याद रखेंगे। इस टर्पीन के अंदर, एक टर्पीन के अंदर दो आइसोप्रीन की क्या आती है? यूनिट आती है। ट्रेन में डिब्बे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक टर्पीन के अंदर दो ही क्या होते हैं? आइसोप्रीन होते हैं। अगर दो आइसोप्रीन है और एक आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये है, तो टर्पीन का फॉर्मूला इसका डबल हो जाएगा। ये जब इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा? C10 और H16 बनेगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देख लो। टर्पीन का फॉर्मूला क्या होगा? एक आइसोप्रीन के फॉर्मूला का जस्ट डबल, क्योंकि एक टर्पीन में दो आइसोप्रीन होते हैं। वेरी सिंपल। कुछ एग्जांपल लिखे हैं टर्पीन्स के, जैसे कि पेपरमिंट है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये तीनों विटामिन डाई टर्पीन्स होते हैं, यानी कि टर्पीन्स की दो यूनिट होती है इनके अंदर। जो रबड़ होता है वो पॉलीटर्पीन्स होता है, इसमें टर्पीन्स की बहुत सारी यूनिट होती है। और जो कैरोटिनोइड होते हैं इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर कैरोटीन भी आता है, इसके अंदर जेंथोफिल भी आता है। दोनों ही पिगमेंट है ये, जो इस पिगमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और ये पिगमेंट भी एक टाइप के क्या होते हैं? टर्पीन्स ही होते हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट कीजिए और बार बार रिवाइज करके याद कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन, कि फैटी एसिड कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। फैटी एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। पहले तो इन वर्ड्स को मैं बहुत ही अच्छे से समझाता हूं आपको। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आप किसी दूसरे एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे मैं लिखूं आपके सामने कुछ कार्बन, इन कार्बन के ऊपर देखो मैंने हाइड्रोजन ऐड किए हैं। क्या इन हाइड्रोजन को बिना हटाए आप कोई और एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो? इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी, यानी कि इसके अंदर आप और ऐड नहीं कर सकते। ये पूरा भर चुका है। इस पूरे भरने को ही बोलते हैं सेचुरेटेड। ये सेचुरेशन में आ चुका है, इसके बाद इसके अंदर और कोई एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड्स बेसिकली। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है, जैसे अगर इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो क्या इधर ऐसे हाइड्रोजन लगे होते? बिल्कुल लगे होते। इन हाइड्रोजन को हटाए बिना मैं यहां पर और भी हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं। अगर इस डबल बॉन्ड को हटा दूं मैं, तो क्या अब मैं यहां पे हाइड्रोजन जोड़ पाऊंगा? बिल्कुल जोड़ पाऊंगा। डबल बॉन्ड हटते ही यहां पे 3 वैलेंसी हो गई, यहां पे भी 3 हो गई, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो सकती है। इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गए बिना पहले वाले हाइड्रोजन को हटाए, यानी कि ये कंपाउंड सेचुरेटेड नहीं था। कब नहीं था? जब इसके अंदर डबल बॉन्ड था। जिस भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मान लो, उस डबल बॉन्ड को हटाकर या ट्रिपल बॉन्ड को हटाकर वहां पे दूसरे एलिमेंट जोड़े जा सकते हैं। जोड़े जा सकते हैं, यानी कि ये अभी पूरी तरह सेचुरेटेड नहीं हुआ है। ये कैसा है? अनसेचुरेटेड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बोलते हैं अनसेचुरेटेड, और सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका मतलब सारे बॉन्ड कैसे होंगे? ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो कैन प्रेजेंट। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वर्ड्स आपको समझा पाया हूं। और कुछ लाइन समझते हैं। अगर इनके अंदर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर होता है। आप कहोगे कि हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, लेकिन डबल बॉन्ड के होने से यहाँ पे बॉन्ड्स का नंबर भी तो कम है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं टोटल? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 बॉन्ड ही बने हैं। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं टोटल? ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए हैं टोटल? वहां पे 6 बने थे, यहाँ पे 3 3 6 और एक साथ। क्या यहाँ पे बॉन्ड्स का नंबर ज्यादा है?
ज्यादा बॉन्ड्स को तोड़ने में क्या ज्यादा एनर्जी लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ का होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझा पाया हूं। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स का नंबर क्या है? कम है, 6 ही बॉन्ड है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 7 बॉन्ड है। क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बेसिकली। और ये लिक्विड में मिलेगा, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड्स का जो नंबर है वो कम है, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड में मिलेगा। और ये किस में मिलेगा? सॉलिड में मिलेगा। इसके दो एग्जाम्पल लिखे हैं हमारे सामने, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के अंदर टोटल 16 कार्बन होते हैं और स्टेरिक एसिड के अंदर टोटल 18 कार्बन होते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये डबल बॉन्ड कितने हैं? अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस M का मतलब है मोनो और बाकी UFA का मतलब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। तो ये हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यहां पे एक क्या है? डबल बॉन्ड एट वन प्लेस, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पे पॉली यानी बहुत सारे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा होंगे, या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। अगर एक होगा तो उस फैटी एसिड को यहां रखेंगे, अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो उसे यहां रखेंगे। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं, मेनी प्लेसेस। कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के अंदर 18 क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। और एक क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये उसी कैटेगरी में आ रही है, म्यूफा की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा और 18 कार्बन होगा, किसमें? ओलिक एसिड के अंदर। अगर मैं प्यूफा की बात करूं तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आते हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक और एरिकिडोनिक। लिनोलिनिक और एरिकिडोनिक एसिड, ये तीनों एसिड के अंदर कार्बन का नंबर लिखा हुआ है। इसमें 18 कार्बन, इसमें भी 18 और इसके अंदर 20 कार्बन। और साइड में लिखा हुआ है इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है। ऊपर वाले में 2 डबल बॉन्ड होंगे, नीचे वाले में 3, उससे भी नीचे वाले में 4 डबल बॉन्ड होंगे। तो इनको आप अच्छे से लिखो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इनको अच्छे से याद कर पाओगे। तो वो ट्रिक है पसोला। पसोला एक वर्ड है बेसिकली, ध्यान से देखो, मैंने बनाई है पसोला ट्रिक आपके लिए। पसोला, P का मतलब है पाल्मिटिक एसिड, S का मतलब है स्टेरिक एसिड, O का मतलब क्या है? ओलिक एसिड, और L का मतलब है लिनोलिक, लिनोलिनिक और एरिकिडोनिक एसिड। इतने टाइप के एसिड है बेसिकली। सबसे पहला जो एसिड आ रहा है इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, और सबसे लास्ट में जो एसिड आ रहा है उसके अंदर 20 कार्बन होते हैं। बाकी सभी में कितने कार्बन होंगे? 18 कार्बन होंगे। पसोला ट्रिक से सबके नाम याद करेंगे। P का मतलब क्या है? पाल्मिटिक, S का मतलब क्या है? स्टेरिक, O का मतलब ओलिक, लिनोलिक और एरिकिडोनिक एसिड। सबसे पहले में 16 कार्बन, सबसे लास्ट में 20 कार्बन, बीच में सभी में कितने कार्बन? 18 कार्बन। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। ये जो है P और S, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, इसीलिए ये क्या है? सैचुरेटेड होते हैं। ओलिक के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, ओलिक के अंदर एक डबल बॉन्ड है, उसके आगे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि 2 एसिड की जगह खाली छोड़नी है, उसके आगे गिनती लिख देनी है, 1 2 3 4। ये क्या हो गए? डबल बॉन्ड की संख्या हो गई, डबल बॉन्ड का नंबर हो गया इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आई है। इस ट्रिक को अच्छे से नोट करें और बार बार रिवाइज करते रहें, तभी आप इनको याद कर पाएंगे। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं ट्राइग्लिसराइड के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। ट्राइग्लिसराइड का पहला टाइप है फैट और दूसरा है ऑयल। इसको हिंदी में लिखो तो यहां पे लिख लेना घी और यहां पे लिख लेना तेल, है ना। ट्राइग्लिसराइड के 2 टाइप है बेसिकली, फैट और ऑयल। ये सॉलिड होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे और ये लिक्विड होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये एनिमल्स के अंदर मिलता है, इसलिए एनिमल फैट है। और ये पेड़ों से जो ऑयल निकलता है उसके अंदर होता है, तो ये वेजिटेबल ऑयल है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसीलिए तो ये 25 डिग्री पे सॉलिड है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड 25 पे सॉलिड थे। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि 25 डिग्री पे लिक्विड थे, इसीलिए तो ये लिक्विड है। उम्मीद करता हूं तीनों लाइन समझ आई होगी। इसके अंदर लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर हाई डेंसिटी का लिपोप्रोटीन बहुत ज्यादा होता है।
दोनों ही जगह ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन और यहां पे होता है हाई डेंसिटी का लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को शॉर्ट में बोलते हैं LDL और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं HDL। तो यहाँ पे LDL ज्यादा है और यहाँ पे HDL ज्यादा है। ये जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है हार्ट के पेशेंट के लिए, जिनको हार्ट की समस्या रहती है, हार्ट अटैक आ सकता है, उनके लिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके अंदर LDL ज्यादा होता है, वो वाला। तो ये उनको नहीं देना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? जिसके अंदर HDL ज्यादा होता है, यानी कि हार्ट के पेशेंट को HDL ज्यादा वाला यानी कि ऑयल देना चाहिए, घी नहीं देना चाहिए। जिनको हार्ट की समस्या है उन्हें घी नहीं खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए? ऑयल खिलाना चाहिए बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं ट्राइग्लिसराइड के दोनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वैक्स के बारे में कुछ और लाइनें समझते हैं। वैक्सेस को हम दो कैटेगरी से पढ़ सकते हैं, एक तो एनिमल्स के थ्रू हमें मिलने वाले वैक्स और एक प्लांट के थ्रू हमें मिलने वाले वैक्स। एनिमल्स के अंदर जो वैक्स आते हैं उसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल है बी वैक्स का। मधुमक्खियों के अंदर से जो वैक्स मिलता है, इसका जो यूज है वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है, पॉलिशियस के अंदर पॉलिश करने के लिए किया जाता है, बिल्डिंग हाइव्स यानी कि छत्ते बनाने में भी किया जाता है। हाइव्स का मतलब मक्खियों का छत्ता, बिल्ड का मतलब बनाना, तो उस छत्ते को बनाने में भी किया जाता है। छत्ता कैसे बनता है? एब्डोमिनल ग्लैंड का, एब्डोमिनल ग्लैंड से जो भी मटेरियल निकलता है, किसकी एब्डोमिनल ग्लैंड है ये? वर्कर बी की। उससे क्या बनता है? हाइव्स बनता है, बेसिकली छत्ता बनता है। बहुत ध्यान से सुनना, जो मक्खियां होती है वर्कर मक्खियां, वो फूलों का रस पीकर आती है और उस रस को उल्टी की फॉर्म में, वॉमिटिंग की फॉर्म में उस हाइव के ऊपर उड़ेल देती है। उसी को आप हनी बोलते हो और उसी उड़ेलन की वजह से, उसी हनी की वजह से ये जो हाइव्स है ये रिपेयर होते हैं और नए हाइव्स बनते भी हैं उसी से। तो ये जो है बी वैक्स, ये क्या होता है? ये उसी हनी का प्रिमिटिव फॉर्म है बेसिकली। हनी के अंदर बी वैक्स होता है, आप ऐसा समझ सकते हो मोटी मोटी बातों में। अगला एग्जांपल है स्पर्म एसिटी वैक्स का। स्पर्म नाम क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि ये जो है, जो वेल मछली है ना, उस वेल मछली का जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म के हेड से क्या निकलती है? ये वैक्स निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पर्म एसिटी वैक्स है। स्पर्म मछली, जो वेल मछली है, उसके स्पर्म के हेड से क्या निकलता है? स्पर्म एसिटी वैक्स निकलता है। इसका यूज कहां पर है देखना, हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब जो मशीनों को घिसने से बचाए, जैसे सिलाई की मशीन में भी आप तेल डालते हो, वो भी क्या है? लुब्रिकेंट है। तो हाई परफॉर्मेंस की जो मशीन्स होती है, जैसे कि हवाई जहाज है, जेट इंजन से, उनके अंदर जो लुब्रिकेंट डाला जाता है, उनके अंदर जो तेल लाइक पदार्थ डाला जाता है, वो क्या होता है? स्पर्म एसिटी वैक्स होता है, जो कहां से मिलता है? वेल के स्पर्म के हेड से मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। अगला लिखा है हमने सीरुमिन वैक्स, जो हमारे कान के अंदर भी पाया जाता है, सीरुमिन वैक्स। अगला लिखा है हमने लिनोलिक वैक्स, ये ऊन यानी कि भेड़ों के अंदर मिलता है बेसिकली। लिनोलिक्स, सीरुमिन, स्पर्म एसिटी और बी वैक्स, ये सभी एनिमल वैक्स है क्योंकि एनिमल से मिलते हैं। प्लांट वैक्स के अंदर दो लिखे हैं हमने, क्यूटीन और सुबेरिन। क्यूटीन जो होता है वो पत्तियों के ऊपर जमा होता है और सुबेरिन जो है वो कोर्क सेल के ऊपर लाइनिंग बनाता है। तो ये कुछ वैक्सेस के एग्जाम्पल है यूजेस के साथ, तो प्लीज नोट कीजिए इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं लिपिड के बारे में आपको अच्छे से समझा पाया हूं। अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट से कंटिन्यू करेंगे। अगर लिपिड के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। चिल देन, गुड बाय।